नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर हमने वन नेशन वन इलेक्शन को काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको वो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को भी पूरा देखने की कोशिश करना। तो अगर आप देखो इस लेक्चर को पूरा देखते हो तो इसमें आपका क्या प्रॉफिट होगा कि अगर क्वेश्चन कितने भी डेप्थ से आ जाए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कितने भी डेप्थ से आपसे इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये होगी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो टू बी अ वेल रेड इंडिविजुअल कम से कम आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ में ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में या इंडिया के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। वो बेसिक चीज़, उससे आपकी जो पूरी नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने वन नेशन वन इलेक्शन देखा है और नहीं देखा है तो उसको पहले जा करके देखिए और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर आज इस लेक्चर को भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और कंप्लीट करने के बाद आई प्रॉमिस यू दिस, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है बेसिक स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ में अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने एक नहीं पढ़ा तो आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी कर दी कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्या होता है किस केस में आया और ये केस पढ़ लेते हैं, बस हो गया हमारा काम इतना ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कर लोगे। लेकिन जहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया तो आप भी गोल गोल घूम जाओगे। तो इस वजह से ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एक पूरी जर्नी है ये, इसको आप मेरे साथ ट्रेवल करिएगा। और आई प्रॉमिस यू दिस कि जब आप ये लेक्चर पूरा देख लोगे उसके बाद आप जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इस लेक्चर को बाद आप मुझे खुद आंसर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट के ऊपर होने वाला है। इसमें हम मुख्यतः 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। एक तो देखो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 टू 35 की। ये हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। उसके अलावा हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डीपीएसपी से डील करता है। और डीपीएसपी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 36 टू 51 की। उसके अलावा हम इसमें पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे जो कि डील करता है अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट की पावर किसके पास है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, उसके प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्ट 20 यानी कि अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल 368 में मेंशन है। तो हम जब इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 368 को भी काफ़ी डिटेल में देख रहे होंगे। अब टू स्टार्ट विथ आर्टिकल पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35। आप फंडामेंटल राइट से क्या समझते हैं? सबसे पहले देखो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली नेचुरल राइट से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर नेचुरल राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि सपोज इफ़ आई एम बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, अगर मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स तो होंगे, कुछ बेसिक नेचुरल राइट्स तो होंगे, जैसे कि आई हैव द राइट टू लिव, एटलीस्ट आई हैव द राइट टू लिव। दूसरा राइट होगा जो एयर है, वाटर है, लैंड है, इन सब पर मेरा जितना अधिकार है उतना आपका अधिकार है। ये चीज़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। पानी हवा कोई छीन सकता है आपसे? बिल्कुल नहीं छीन सकता। तीसरी चीज़ ये है, तो इन सारी चीज़ों को हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। और नेचुरल राइट्स का मतलब आप समझ लो कि एक समाज में, एक सोसाइटी में आपको रहने के लिए वो बेसिक राइट्स जिनके बिना आपका जीना ही दूभर हो जाएगा, उन्हीं को आप समझ लो कि फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। और फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट भले ही नाम अलग अलग हो लेकिन आपको हर कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग हर रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये वो राइट्स हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये वो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स जिनके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करता है। अब आते हैं डीपीएसपी के ऊपर। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या चीज़ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो समझ लो प्रिंसिपल्स हैं जो एक वेलफेयर स्टेट, मतलब एक आदर्श सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए मतलब कि इट इज़ ऑल वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शुड बी। मतलब ये होना तो चाहिए लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है या अभी पॉसिबल नहीं है कि इसको किया जाए। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हो डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए। इसके लिए आपको हर बार सरकार का मुंह देखना है। अगर किसी डीपीएसपी पर मान लो आर्टिकल 39 है, जैसे आर्टिकल 39 के ऊपर कोई कानून बना दिया सरकार ने और उस कानून के तहत आप उसको लागू करवा सकते हो,
तब तो आप कोर्ट जा सकते हो उस कानून के तहत। लेकिन अगर सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया तो आप कोर्ट डायरेक्टली डीपीएसपी ये मेरा इन्फ्रिंज हो रहा है तो मैं कोर्ट पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट कहा जाता है। तो मतलब इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो इसको डीपीएसपी कहते हैं। उसके अलावा अमेंडमेंट जो है वो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा ही। अब यहीं से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब शुरू होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग थोड़ी बहुत समझते होगे, भारत का संविधान कैसे बन रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, उस टाइम के जो लीडर्स थे उनका क्या रोल था, तो आपको शायद इतना थोड़ा सा नॉलेज होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बहुत लोगों का हाथ था। क्योंकि इंडिया के फ्रीडम में बहुत लोगों का हाथ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत लोगों का हाथ था। और जब बहुत लोगों का हाथ है कहीं पर, तो आपको पता है कि बहुत सारी विचारधाराएं भी पल रही होंगी। और इसीलिए इंडिया में आपको कई सारी विचारधाराएं उस समय पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें सबसे प्रमुख विचारधाराएं यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। इसमें से सबसे प्रमुख विचारधारा जो मुझे लगती है कि ये चारों थी, उसके अलावा भी कई सारी विचारधाराएं थी, इनकी कई सारी जो सब विचारधाराएं होती हैं वो भी थी, लेकिन मैंने प्रमुखता 4 लिखी है यहाँ पर। जैसे उस समय पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे कैपिटलिस्ट लीडर भी दिखने को मिलेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर। लेकिन क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बड़ा रोल रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे थे, जिसमें मैं सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय मानता था जिनको गांधी जी बहुत सपोर्ट करते थे, वो थे बिरला। बिरला साहब को सीधा सीधा गांधी जी सपोर्ट किया करते थे। उसके अलावा उस समय पर टाटा भी थे। ये सारे बिरला, टाटा, थापर, ये सब लोग आज़ादी के टाइम पर के टाइम के बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो दे ऑलवेज वांटेड कि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, या जो कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है वो कम से कम बरकरार रहे और देश की इकोनॉमी ग्रोथ करे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लीडर ऐसे थे जो चाहते थे कि सोशलिज्म रहे हमारे देश में। अब ये सोशलिज्म वाले लीडर कौन थे? सबसे पहले तो अपने आप को सबसे बड़ा सोशलिज्म तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय पर, नेहरू जी, वही अपने आप को सबसे बड़ा सोशलिस्ट मानते थे। उसके अलावा भी कई सारे सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, जैसे मैं बाल पाल लाल को भी इसमें इंक्लूड करूंगा। ये बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ये सब लोग भी सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे। और इनका आपको बहुत भयंकर प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर दिखेगा। खासतौर से प्रधानमंत्री ही बने थे नेहरू जी, तो उनका तो आपको खैर बहुत प्रभाव दिखेगा ही, लेकिन उनके अलावा भी जो सोशलिस्ट लीडर थे उस समय का, उनका काफ़ी प्रभाव दिखेगा। उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स जो थे, इनका आप बहुत रोल जो है ना वो डीपीएसपी में देखते होंगे। डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि गांधी जी ने जो बातें कही थी, अगर गांधी जी संविधान के समय पर उनका इन्वॉल्वमेंट रहता, संविधान के बनने में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता, क्योंकि वो उस टाइम तक आप देखो पॉलिटिक्स से आउट हो चुके थे, अगर उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता तो आप बहुत सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स को आज फंडामेंटल राइट्स में पा रहे होते, जो कि डीपीएसपी में थे। उनको आप शायद फंडामेंटल राइट्स में देखते। वो एक आदर्श, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उन्होंने एक नींव रखी थी, लेकिन उसको बनाया नहीं गया, तमाम उसके कारण रहे होंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स को आप डीपीएसपी में देखोगे। अब गांधीयन फिलॉसफी के कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। उसमें सबसे प्रमुख तौर पर आप इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले सकते हो। वो एक तरीके के गांधीयन उसको फॉलो करते थे। और लास्ट में मैंने यहाँ पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को रखा है। अब ये मार्क्सिस्ट लोग जो थे, इनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी स्ट्रिक्ट थी, ये उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। तो मार्क्सिस्ट लोगों में जो सबसे प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर जो हुए वो एम.एन. रॉय हुए। उसके अलावा कई सारी पार्टीज़, जैसे HSRA जो कि भगत सिंह की पार्टी थी, उसके अलावा मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बाद में चल करके 64 में ये पार्टी टूट गई, तो उसके सारे लीडर्स अगर आप देखोगे तो वो सब यहाँ पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स थे। अब क्योंकि इतने अलग अलग तरीके की विचारधाराएं उस समय भारत में थीं और सबका कोई ना कोई रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, सबका अपने आप में कुछ ना कुछ रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, इसी वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल उन कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहला मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में ही मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फंडामेंटल राइट्स को जब आप देखते हो तो फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर में। अब ये आर्टिकल 19(1)(f) किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, ये 2 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उस समय फंडामेंटल राइट्स में थे। आज की डेट में नहीं है,
लेकिन उस समय फंडामेंटल राइट्स में थे। और ये आर्टिकल सीधी तौर पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते थे, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो उसको सेफगार्ड करने के लिए दोनों आर्टिकल्स काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे अभी आपको आगे समझ में आएगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डीपीएसपी के अंदर दो आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे। दो आर्टिकल्स यानी कि दो आर्टिकल्स के सब क्लॉसेस। एक आर्टिकल था आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी। आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी क्या कह रहा है? एक तरफ आर्टिकल 19(1)(f) और 31 राइट टू प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक सिस्टम की। ये थोड़ा सा टफ टर्म हो गया, इसको और आसान करें तो मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है यहाँ पर। कि मतलब ये जितना कोल है, कोयला है, जितना ये आयरन ओर है, जितना ये रेलवेज हैं, ये सब पर लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चलाएंगे, बल्कि ये सरकार को चलाना चाहिए। अब यहाँ पर एक तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जिनके पास सारी संपत्ति एकत्रित है, जिनके पास सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय तक देश को एक तरीके से, देश में सारी कोल माइंस उनकी हुआ करती थी, जितनी भी ये आयरन ओर वगैरह की जितने भी ये सब ठेके हुआ करते सब उनके हुआ करते थे। उनसे हम संपत्ति छीन नहीं सकते क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है। और दूसरी तरफ हम एक आदर्श वेलफेयर स्टेट्स को बचाने के लिए हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये जो रिसोर्सेस हैं जो कम्युनिटी के लिए यूज़ होंगे, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या लिखा गया था? अब इसका मतलब जो लिखा गया है आर्टिकल में, अगर आप देखोगे उसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन वो है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि वेल्थ बन सकता है उसको आप नेचुरल रिसोर्सेस लोगे। जो कि कोई आप ले करके नहीं आए हो, वो ज़मीन से निकल रही है और उससे आप वेल्थ बना सकते हो, उसको आप नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर लोगे और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें आप एग्रीकल्चर वगैरह भी ले सकते हो, इसमें आप कोयला भी ले सकते हो, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगता है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप देखोगे तो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो यहाँ पर था, वो था रिलीजन का। हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 to 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में मौजूद हैं, ये आपको क्या देते हैं? ये आपको रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। रिलीजियस फ्रीडम की वजह से ही कई सारे पर्सनल लॉज जो हैं वो आज भी काम कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में। जैसे कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं रिलीजन की वजह से नहीं ले रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे केसेस मेरे ध्यान में आ रहे हैं। जैसे शाह बानो बेगम का केस है, हुसैन आरा खातून का केस है, शायरा बानो का केस है, ये सब केस मेरे ध्यान में आ रहे हैं क्योंकि पढ़ा हुआ केस है। इस वजह से मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम ले रहा हूँ। आप किसी भी एक रिलीजन के लॉ को ले सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर हमको रिलीजियस फ्रीडम दी जा रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, इसी वजह से पर्सनल लॉज काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, जिसका अभी बहुत ज़्यादा डिबेट में है, दूसरी तरफ हम डीपीएसपी में आर्टिकल 44 मेंशन कर रहे हैं। और आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है कि अगर आपको एक बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट स्टेट चाहिए तो आपके देश में सबके लिए, मतलब रिलीजन को साइड में रख करके सबके लिए समान के कानून होने चाहिए। अब ये दोनों में भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब आपको हर बार जब आपको एक बढ़िया वेलफेयर स्टेट चाहिए तो आपको सरकार का मुंह देखना पड़ेगा कि सरकार कुछ करे, तब तो बढ़िया स्टेट बनेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं आया कानून, आज तक नहीं आ पाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। आपको सरकार का मुंह देखना है कि सरकार जब लाएगी तो लागू होगा, नहीं लाएगी तो नहीं होगा लागू। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखना शुरू हो गए जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। देखो 47 से बहुत दिक्कत नहीं आई, लेकिन 1950 में उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थी। 1950 में जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो वहीं से दिक्कत शुरू हो चुकी थी। दिक्कत क्या शुरू हो चुकी थी कि उनको समझ में आ गया था, एक साल के अंदर में उनको समझ में आ गया, जब आम चुनाव हुए 1951 के, उससे पहले उनको समझ में आ गया कि इतने सारी विचारधाराएं हैं, ये सब मिल करके खिचड़ी बन गई हैं। और क्योंकि इतनी सारी विचारधाराएं थीं, हर विचारधारा की अपनी एक आदर्श कंट्री, हर विचारधारा कहीं ना किसी कंट्री से बोरोड है। तो इस वजह से क्या था, इसकी वजह से एक गांधीयन, अगर आप प्रिंसिपल को छोड़ दो, बाकी सारी जो विचारधाराएं कहीं ना किसी कंट्री से आ रही हैं। इसकी वजह से क्या था कि इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे हिस्से आप देखोगे किसी ना किसी कंट्री से बोरो किए हैं। ये उसका बहुत बड़ा कारण था
ये उसका इंटरनल कारण था। तो उसकी वजह से ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको देखने में, दुनिया भर के कॉन्ट्रडिक्शंस आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले, और ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखने भी लगे जैसे ही कानून जो है, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 के बाद से ही। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बात बताता हूँ कि जैसे 1950 में कानून लागू हुआ, कैपिटलिस्ट लोग का कहना था कि भाई जब तक आपकी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी आप अपनी कंट्री को रन नहीं कर पाओगे। मार्क्सिस्ट वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, वेल्थ सबके बीच में बटेगा, तभी जा करके आप मतलब तभी जा करके आप एक मतलब जो हमारी फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो पाएगी। और उनका वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था कि जिसके पास जितना वेल्थ है, जो जुटा हुआ वेल्थ है, सब ले लिया जाए सरकार द्वारा, सब ले लिया जाए सरकार द्वारा, सब कुछ सरकार जो है वो अपने अधीन कर ले और उसके बाद लोगों में उसका वितरण करे, उसको बांटे। ये उनका थ्योरी था रिडिस्ट्रीब्यूशन का। तो मार्क्सिस्ट और कैपिटलिस्ट में अपना समस्या चल रही थी, सोशलिस्ट लोग बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे पेंच जो है वो उस समय फंसे हुए थे जब हमारा कानून लागू हुआ था। आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमारे कानून में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, और ये बात आपको लग भी रही होगी कि ये बात सब्सटेंटिव मतलब इसको सपोर्ट कर रही है। अब जब ये 1950 में कानून लागू हुआ तो क्योंकि हमारे देश की हालत उस समय बहुत बुरी थी तो बहुत सारे लॉज के ऊपर हमें काम करना था। उसी में जो सबसे प्रमुखता, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज्ड लॉ था वो था बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। क्यों बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चैलेंज था? देखो, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का यहाँ पर सिर्फ आप नाम की तरह पर इसको लीजिए, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और भी स्टेट में आए थे। तो अभी एक एक करके सारे स्टेट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा केस हुआ, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी थी वो लैंड रिफॉर्म्स करना था। लैंड रिफॉर्म्स करने का कारण क्या था कि देखो, गवर्नमेंट के पास खुद की भी प्रॉपर्टी उतनी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी गवर्नमेंट के लिए कि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं। अब कैसे बनाओगे आप? रेलवे स्टेशन कैसे बनाओगे? आपको अगर एयरपोर्ट बनाने आप कैसे बनाओगे? क्या क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास ज़मीन नहीं होगी। तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए ज़मीन। और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कई तरीके की चीज़ें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सीलिंग है, इसके तहत आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। जैसे कि आप सबसे पहले तो ज़मींदारों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते हो, यानी कि ज़मींदारी को एबॉलिश करते हो। उसके अलावा आप क्या करते हो? उसके अलावा आप यहाँ पर लैंड सीलिंग करते हो, यानी कि आप सबका लैंड जो है उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हो कि भाई एक आदमी है, एक ज़मींदार है, उसके पास पूरे गांव में पूरा गांव ही ज़मींदार का है, पता चले। वो एक बहुत फेमस पोएम है कि कुआं ठाकुर का, और ये हालांकि मैं उस बहुत पोएम से वास्ता नहीं रखता हूँ, मैं एक बार आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो पोएम आपने ज़रूर सुनी होगी। तो मतलब पूरा पूरा गांव ही ज़मींदार साहब का है। मैं किसी एक कास्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने दिल पर मत लीजिएगा इस चीज़ को। मैं ऐसे ही पोएम दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर क्या है कि अब पूरा पूरा गाँव ही पता चल रहा है ज़मींदार साहब का, बाकी लोग जो है मर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। खेतियर मजदूर हुआ करते थे उस समय पर। खेतियर मजदूर किसको कहा जाता था? जैसे सपोज एक ज़मींदार साहब हैं, उनके पास पूरा खेत उन्हीं का है, बाकी लोगों के पास अपना जीवन यापन करने के लिए उस समय एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, और खेती उनके पास एकमात्र साधन है, लेकिन खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो अब क्या करेंगे वो? तो वो क्या करेंगे कि ज़मींदार के खेत पर जा करके वो खेती करेंगे, और ज़मींदार के खेत पर खेती करने के टाइम पर मतलब खेती करके वो उसको सारा अनाज जो है सौंप देंगे। या तो उसको उनको आधा अनाज दे देगा वो ज़मींदार, आधे से भी बहुत कम अनाज दे देगा कि भाई जाओ साल भर खाते रहो और अपना जीवन यापन करो, या तो उनको कुछ पैसे दे देगा। इसी को खेतियर मजदूर कहा जाता था। तो मतलब सारी मेहनत सब कुछ मजदूर की, और जो मज़ा लिया वो किसने? ज़मींदार ने ले लिया। तो उसको एबॉलिश करने के लिए, ज़मींदारी को एबॉलिश करना और खेतियर, ये मजदूरी का जो सिस्टम था ना, उसको एबॉलिश करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ही लेकर के आए कि स्टेट का सीधा रिलेशन किससे होगा? स्टेट का सीधा रिलेशन जो होगा वो किसान से होगा, यानी कि फार्मर से होगा। ये सारी चीज़ें वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में लेकर के आए। ये सब उसके डायमेंशंस हैं अलग अलग। लैंड रिफॉर्म एक्ट का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि ज़मीन छीन लिया और लैंड सीलिंग कर लिया। उनका ये भी मतलब था कि ज़मींदारी हमने अबॉलिश किया, स्टेट का सीधा जो रिलेशन होगा वो किसान से होगा। और इसी को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम फेबियन सोशलिज्म भी कह देते हैं, जो कि जेएस मिल की थ्योरी है। फेबियन सोशलिज्म इसी को कहते हैं। बाकी जो फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान आया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, तो उसमें भी हमारी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की बहुत क्लियर थी।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी कुछ प्रायोरिटीज रखी थी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, उसके लिए क्या चाहिए आपको, लैंड चाहिए। पावर सेक्टर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए आपको, लैंड चाहिए। इरिगेशन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, किसके लिए, मजदूरों किसानों के लिए। एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, एजुकेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी उस समय पर, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेटेड जो वही लोग थे जिनके पास पैसा था, वेल्थ था, बाहर से पढ़े, अंग्रेज़ों के जो तमाम स्कीम्स हुआ करती थी उसके तहत बाहर जा कर के पढ़े, जितने राजघराने वगैरह थे अगर आप जानते होगे तो तमाम राजघराने के जितने राजकुमार लोग थे सब बाहर इंग्लैंड में पढ़ते थे। और जो नॉर्मल बच्चा है वो बेचारा कैसे इंग्लैंड जाएगा, पढ़ेगा। तो एजुकेशन में भी नॉर्मल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी कि जो लोगों को एक थोड़ी सी जो अच्छे फैमिली से आते थे, अच्छी क्लास से आते थे, उनके पास सारे साधन थे एजुकेशन पाने के, और जो एक गरीब तबके का आदमी है उसके पास वो सारे साधन एजुकेशन पाने के समान साधन नहीं है। तो इक्वालिटी उनके बीच में ही हो सकती है जो इक्वल पायदान पर खड़े हों। अब मैं पहले से ही बहुत लंबा हूँ, मैं पहले से ही, वो आपने एक पिक्चर देखी होगी जहाँ पर मैं पहले से ही बहुत लंबा और मैं मैच देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर समझ लो मेरे छाती के ऊपर बैरिकेडिंग है और कोई मेरे से थोड़ा छोटा आदमी है हाइट में, तो वो बेचारा कैसे देखेगा वो मैच। तो उसके लिए कोई स्टूल लगा करके उसको मैच दिखा दिया जाए। तो वही जो स्टूल लगा है ना वो रिजर्वेशन का सिस्टम है। तो उसी लिए कि सबको एक बराबर पायदान पर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पर लाया था, और उसी के तहत एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स की बात हुई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा फोकस था वो मेजर इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर था। तो उसी के तहत लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें करने के लिए सारे स्टेट में लगभग लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स में, लगभग नॉर्थ के सारे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट रहा वो रहा बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब बिहार के लैंड रिफॉर्म एक्ट में प्रॉब्लम क्या थी, बिहार में उस समय पर कई सारे राजघराने हुआ करते थे वैसे तो, लेकिन जो सबसे प्रमुख, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो एक दरभंगा के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, कामेश्वर सिंह, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, और बहुत लंबा इनका ऑफिशियल जो केस में रजिस्टर्ड नेम है वो नेम है, मैंने यहाँ पर सिर्फ कामेश्वर सिंह लिखा है। वो दरभंगा के महाराज हुआ करते थे। और कामेश्वर सिंह की अगर आप कहानी थोड़ी सी बैकड्रॉप में जाकर के सुनोगे तो ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेशन के लिए बहुत काम भी किया। अगर आप आज भी दरभंगा में जाइए तो मेरे ख्याल से जो दरभंगा का यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, जो लोग बिहार से वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होगा, वो उन्हीं की ज़मीन पर बना हुआ है, और ऐसे तमाम इन्होंने काम भी किया है। इनको ये बहुत आश्वस्त थे जब सरकार बनी कांग्रेस की, मतलब मेजॉरिटी के साथ सरकार आई कांग्रेस की, तो ये बहुत आश्वस्त थे कामेश्वर सिंह की कांग्रेस पावर में है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 50 में अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, 51 में हुए इलेक्शन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग कांग्रेस का था, पूरा कांग्रेस चला रहा था वो। और संविधान जो पूरा बनाया उसमें जितने बड़े बड़े रोल मेकर प्लेयर थे वो सब कांग्रेस से आते थे। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप छोड़ दो तो मुझे लगता है सारे बाकी कांग्रेस के मेन मेंबर हुआ करते थे उस टाइम पर, जिनका काफ़ी रोल था। तो कामेश्वर सिंह को ये बड़ा आश्वासन था, आश्वस्त थे वो, कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उनको कोई नुकसान हो। क्यों उनको ऐसा इतना कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट पर, क्योंकि ही वॉज दैट पर्सन कि जब कांग्रेस को कोई रहे थे, जब कांग्रेस मतलब एक अभी ग्रोइंग पार्टी थी और कोई उनको ज़मीन तक अलॉट नहीं किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा कि वो अपना ऑफिस खोलें ऑफिशियल, तो कामेश्वर सिंह ने अपनी इलाहाबाद की कोठी दे दी थी कांग्रेस को अपना सेशन करने के लिए, अपना ऑफिस चलाने के लिए। ऐसे तमाम उन्होंने मदद वगैरह की थी। तो इस वजह से उनको लगता था कि कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आए, कुछ भी आए, कितना भी डिस्कशन चल रहा है, हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार बाध्य हुई, प्रेशर था भाई, सोशलिस्ट लोगों का प्रेशर तो था ही, और उसके साथ में मार्क्सिस्ट लोग भी तो थे, उनका भी प्रेशर ज़बरदस्त था कि नहीं भाई समान अधिकार होना चाहिए सबका। तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट से बिहार के कई सारे राजघरानों की जो ज़मीन थी सब पर एक लैंड सीलिंग लगा दी गई। सीलिंग के तहत क्या किया गया, सीलिंग के तहत ये कहा गया कि भाई आपकी जितनी ज़मीन है उसके ऊपर, मतलब उसका एक मैक्सिमम लिमिट रख दिया गया कि इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते हैं, साफ बात है। उससे बचने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। बहुत सारे राजा महाराजा लोगों ने अपने नौकर, अपने यहाँ पर जो ये गाय चरा रहे हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो वो हैं, सबके नाम करनी जल्दीबाजी में ज़मीन शुरू कर दी। लेकिन कितनी ज़मीन आप किसके किसके नाम करोगे, कितने लोगों पर ऐसे भरोसा करोगे। हालांकि आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस समय पर बहुत सारी अपनी ज़मीनों को दूसरे दूसरे के नाम पर कर दिया। ऐसे तमाम लोग आपको आज की डेट में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये लैंड सीलिंग की गई, और कामेश्वर सिंह इससे बहुत नाराज़ हो गए। कामेश्वर सिंह को लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, और वो पहुँच गए कोर्ट। वो जब कोर्ट पहुँचे, पटना हाई कोर्ट पहुँचे,
तो वो दो, उनके पास सारे सेफगार्ड्स तो थे ही फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू प्रॉपर्टी के, तो निराश तो थे लेकिन वो खुश भी थे, आश्वस्त भी थे कि कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा हमें, और पढ़े लिखे लोग थे, पैसा भी था, तो केस लड़ने का भी पैसा था, तो ये कोर्ट पहुंचे, पटना हाई कोर्ट, और दो ग्राउंड्स पर अपने केस को लेकर के गए। एक ग्राउंड तो इन्होंने रखा आर्टिकल 19(1)(f) का, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता ही चुका हूं स्टार्टिंग में। आर्टिकल 19(1)(f) यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का, आरटीपी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। आर्टिकल 19(1)(f) का इनके पास एक ग्राउंड था कि राइट टू प्रॉपर्टी है मेरा भाई, और मेरी ज़मीन सरकार छीन रही है, कैसे मेरी ज़मीन सरकार छीन सकती है, और आपको कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए। दूसरा ग्राउंड इन्होंने यहाँ पर लिया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का। अब ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का क्या झोल है यहाँ पर? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, और इस आर्टिकल को आप बहुत डिटेल में याद रखना, बिकॉज ये आर्टिकल आगे बहुत काम आने वाला है आपके। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का जो क्लॉज है ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। अगर वो कोई भी लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ उस हद तक, टू दैट एक्सटेंट, वो लॉ मतलब वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब साफ ये है कि अगर मान लो सरकार ने कोई लॉ बनाया और उसमें 20-30 क्लॉज हैं, लेकिन उस लॉ के 2-3 क्लॉज ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को आपके वायलेट कर रहे हैं, तो वो जो 2-3 क्लॉज हैं वो आपके हटा दिए जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे, और बाकी लॉ जो है वो एज इट इज रहेगा। और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं। इसको यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि पूरे कानून को हम वॉइड घोषित नहीं कर सकते हैं, जो कानून जितना वो वायलेट कर रहा है उतने ही को हम वॉइड कहते हैं, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कम्स फ्रॉम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कि टू दैट एक्सटेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, टू दैट एक्सटेंट वो लॉ वॉइड होगा। इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पर कामेश्वर सिंह जो हैं वो पटना हाई कोर्ट पहुंच गए, और पटना हाई कोर्ट ने उनके फेवर में इस जजमेंट भी दे दिया 1950 में ही। पटना हाई कोर्ट ने उनके फेवर में कह दिया कि भाई इनके पास तो सारे ग्राउंड्स हैं, और हम ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अगेंस्ट में तो जा नहीं सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ सारे प्रिंसिपल सही हैं, सरकार की मंशा भी सही है, लेकिन हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको ध्यान में रखना है, और उसके लिए उन्होंने कामेश्वर सिंह को सही ठहराया, और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को उन्होंने कहा कि ये लैंड सीलिंग का जो पूरा आप ये लगा रहे हो ये पूरा वॉइड है। अब यहाँ तक जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुँचा तो पहली बार पंडित नेहरू को ये फील हुआ, और उनके साथ में पूरी इंटरिम गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि हमारे पास सारी ताकत होते हुए भी कोई ताकत नहीं, और हमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है सब प्रोविजंस को, सब दुनिया भर के प्रोविजंस को यहाँ पर मेंशन करके। उन्होंने कहा ये देश ऐसे नहीं चल पाएगा, हमें कुछ बोल्ड स्टेप यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, एंड हेंस कम्स द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सबसे ज़्यादा विवाद का एक्ट है। लोग इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं, लोग उनकी बोल्डनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अगर आप डिटेल में समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंदिरा गांधी से 2 गुना बोल्ड, मैं 2 गुना बोल्ड कह रहा हूँ, पंडित नेहरू थे। और पंडित नेहरू के बोल्ड होने की वजह भी थी, पंडित नेहरू के पास यार इतनी मेजॉरिटी थी, ज़बरदस्त मेजॉरिटी, झूम के सरकार आई थी उनकी 51 में, लगभग सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार, और मतलब असेंबली में तो पूरी सरकार है अपनी, पार्लियामेंट में तो पूरी ही सरकार है अपनी। तो पंडित नेहरू का जो वो सरकार का वो पूरा जो उनको जो मेजॉरिटी मिली, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी रहे। कांग्रेस को कोई हिला भी नहीं पाया, और ना ही उस लेवल की कोई ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस को हिला सकती थी उस समय पर, और इसीलिए वो कहे कि देश ऐसे नहीं चल पाएगा। कामेश्वर सिंह के केस के बाद इस केस से उनको बहुत झटका भी लगा था, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीदें थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब इसमें डिसीजन दे दिया तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेकर के आए, और इससे उन्होंने 3 चेंजेस किए। एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया आर्टिकल 31A को, उसके साथ इन्होंने इसमें ऐड किया आर्टिकल 31B। पहले 31 जो क्लॉज था ना, पहले जो आर्टिकल 31 था उसमें सिर्फ क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हुआ करते थे, उसके अब उसी में उन्होंने ऐड ऑन करके 31A ऐड किया, 31B ऐड किया, और उसके साथ एक शेड्यूल ऐड किया जिसका नाम था 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 31A में उन्होंने क्या कहा, 31A में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया, इसमें कोई
3-5 उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी ये किसी की ज़मीन वगैरह लेते हैं, हम कोई लैंड सीलिंग विलिंग का एक्ट लेकर के आते हैं, कोई ऐसा लॉ लेकर के आते हैं, तो आप सिर्फ आर्टिकल 19(1)(f) की मदद लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हो भाई, तुम कोर्ट ही नहीं जा सकते इसकी मदद लेकर के। 31A यही कह रहा है सिंपली कि अगर हम कोई भी ऐसा मतलब ज़मीन से रिलेटेड कानून बनाते हैं जिसमें हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं या लैंड सीलिंग लगा रहे हैं या कुछ भी ऐसा लगा रहे हैं, तो आप 19(1)(f) की मदद लेकर के कोर्ट ही नहीं जा सकते। और इसी के आगे 31B में उन्होंने लिख दिया कि अगर हम ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं और उस कानून को हम 9th शेड्यूल में ऐड कर देते हैं, तो भाई आप उस कानून के ऊपर कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि वो कानून जो है वो जुडिशियल रिव्यू के भी अंतर्गत नहीं आएगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट उसको चेक भी नहीं कर सकता कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब इन्होंने हाथ पांव ही काट दिए पूरे सबके। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को सीधा डाल रहे हैं 9th शेड्यूल के अंदर, और इसी की मदद से उन्होंने बहुत सारे उस समय के लैंड रिफॉर्म एक्ट को, जिसमें एक बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट भी था और उसके साथ में बहुत सारे और भी लैंड रिफॉर्म एक्ट थे, सबको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अब 19(1)(f) का हवाला देके ना आप कोर्ट जा पाओगे, और 13(1)(b) में ही उन्होंने कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता जो 9th शेड्यूल में है, और ये सारे एक्ट को डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर। अब आप बताओ, आप कोर्ट कौन से ग्राउंड पर जाओगे? आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचा। हाथ पांव फूल गए सारे महाराज लोग के, सबकी हालत खराब हो गई उस समय पर कि इतना कठोर कानून कैसे लेकर के आ सकता है कोई। मतलब आपने पूरे एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही यहां पर एक तरीके से चैलेंज कर दिया है। जैसे ये एक्ट आया था, मतलब हाहाकार मच गया था देश में कि ये क्या हो गया, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया लोगों को। और अब नेहरू जी और उनकी सरकार को ऐसा लग रहा था कि अब तो रास्ता बहुत आसान है और हमने जो काम हमें करना था अब आराम से करेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी। लेकिन ये तो शुरुआत थी कोर्ट कचहरी की। इसके बाद ही केस आया एक, क्योंकि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स को उसमें 9th शेड्यूल में डाल दिया था। अब आप ना इसका हवाला लेके जा सकते हो, ना आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसी भी लॉ का, और 9th शेड्यूल को आप कुछ टच ही नहीं कर सकते हो। तो आप करोगे क्या? बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, बहुत बड़े बड़े लोग की ज़मीन गई थी तो लोगों ने लॉयर्स को हायर किया। अब ये पूरा देश जो है ना, वो एडवोकेट्स ने एक तो सब आपका ये सब तामझाम बनाया है, और उनको सारे दांव पेच पता है, कम से कम 150-200 वकीलों का दिमाग लगा होगा। और फिर उन्होंने एक जरिया निकाला कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में, हम इन सारी चीज़ों को चैलेंज ही नहीं करेंगे। मतलब पहले ये लोग क्या कर रहे थे, अगर आप पीछे देखो तो कामेश्वर सिंह ने क्या किया था, कामेश्वर सिंह ने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया था कोर्ट में, इसके लिए वो कोर्ट गए थे। तो इन्होंने कहा, इन वकीलों ने कहा कि भाई हम कोर्ट में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत तो जा नहीं सकते क्योंकि वो 9th शेड्यूल में है, तो हम एक काम करते हैं, ना हम 19(1)(f) का हवाला लेके कोर्ट जाते हैं, ना हम इसका हवाला लेके कोर्ट जाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं और उसको सीधा चैलेंज करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को। हम इसी को चैलेंज कर सकते हैं, ये भी तो एक लॉ ही है ना, ये भी तो एक कानून ही है ना, इसको हम सीधा कोर्ट में चैलेंज कर लेते हैं। लेकिन कौन से ग्राउंड पे आप चैलेंज करोगे? आप इस ग्राउंड पे चैलेंज कर नहीं पाओगे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट इससे, तो आप कैसे इसको चैलेंज करोगे? आप कौन से ग्राउंड पर? जब आप कोर्ट पहुंचते हो तो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, और जब मैं जितना टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, होता क्या है कि 30 सेकंड सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 30 सेकंड आपकी दलील सुनेगा। वो सबसे पहली चीज़ आपका लोकस स्टैंडर्ड यानी कि आपका ग्राउंड पूछेगा, और 30 सेकंड में अगर आपने आश्वस्त कर दिया कि मेरे पास ये ग्राउंड है और इसके तहत मैं आया हूँ, तो एक्सेप्ट होगा मैटर, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। और ज़्यादातर मैटर, मैंने 90-95% मैटर को सिर्फ डिनाई होते हुए देखा है कोर्ट में। तो सबसे पहली चीज़ है आपका लोकस स्टैंडर्ड यानी कि आपका ग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद का केस आया। शंकरी प्रसाद का केस अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शंकरी प्रसाद के केस में पहली बार फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया, और ग्राउंड उसका चैलेंज करने का क्या था? ग्राउंड था उसका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कह रहा है? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, और जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तब तक वो वॉइड होगा। तो यहाँ पर तो राइट 19(1)(f) को डायरेक्ट ये कानून जो है वो वायलेट कर रहा है, ये राइट ही आपसे छीन ले रहा है, तो वो तो वॉइड हो ही सकता है। तो 13 सब क्लॉज 2 के बेसिस पर ये लोग कोर्ट चले गए, और यहां पर ना दो आर्टिकल्स के बीच में आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। एक तो अमेंडमेंट की जो पावर है
वो इस केस शंकरी प्रसाद में डिस्कस हुई कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की कितनी शक्ति है, क्या वो सब जो चाहे वो अमेंड कर दें? तब तो फंडामेंटल राइट्स को ही गायब कर देंगे कल के दिन कि भाई कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, जाओ जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा, सीधी बात है। वो तो ये कह देंगे कल के दिन, ऐसे बोल्ड स्टेप अगर लिए गए। तो यहां से एक नई डिबेट शुरू हुई, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हुआ। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ज़्यादा बड़ा है या आर्टिकल 13 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 13 एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोविजन है, बहुत सारे राइट अभी मैं डिस्कस करूंगा। और या आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट के पास शक्ति है अमेंड करने की, वो बड़ी है। और ये आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन लगभग कोर्ट हर केस में आपको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। शंकरी प्रसाद में इसी का आंसर किया, फिर आगे आप देखोगे कि गोलकनाथ में इसी को आंसर किया, फिर आगे जाओगे, उसके आगे जाओगे आप केशवानंद भारती मिलेगा, उसमें भी इसी को आंसर किया। उसके बाद आप बमन राव चले जाओ, मिनर्वा मिल्स चले जाओ, इन सब केस में लगभग इसी कॉन्ट्रडिक्शन को इसने आंसर किया है। और अगर आप इन दोनों आर्टिकल्स का कॉन्ट्रडिक्शन समझ जाओगे तो आप पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और यहाँ पर आपको 368 जब मैं पढ़ाऊंगा तो अमेंडमेंट भी आप बहुत डिटेल में समझ पाओगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 13 को समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। आर्टिकल 13 की हम लगभग 2 क्लॉज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 को डिस्कस करेंगे पहले। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी हम ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती है जो कि सीधा फंडामेंटल राइट्स को किसी के वायलेट कर दे। ये बात आपको समझ में आ गई। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी समझ में आ गई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कि जो फंडामेंटल राइट्स जहाँ तक वो कानून इनको वायलेट कर रहा है वहाँ तक वो कानून वॉइड होगा। मतलब कि अगर कोई कानून में 50 क्लॉज हैं और उन 50 में से 4-5 क्लॉज ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें तो 5 क्लॉज वॉइड होंगे, बाकी वो कानून वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है। और इसी में आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 है। अब यहां पर बात हो रही है लॉ की कि कोई ऐसा कानून आप नहीं बना सकते हो जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। बट ये कानून की डेफिनेशन क्या है, किसको आप कानून कहोगे, किसको आप लॉ कहोगे, उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में दी हुई है कि ये लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं। और इसी में कहा है कि पहली चीज तो ये लॉ में एक्ट आते हैं। एक्ट मतलब क्या हो गया कि वो एक्ट जो कि पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपके वो बाय लॉज आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। नोटिफिकेशंस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस भी आते हैं। अब क्या होता है, कई बार हाउस जो है वो सेशन में नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट से हम ऑर्डिनेंस पास करा लेते हैं जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट, ये बायलॉज, ये ऑर्डर, ये सब कुछ किस में आएगा, ये सब कुछ लॉ की डेफिनेशन में आएगा। इवन जो कस्टम्स हैं जिनका की जो पावर है वो एक कानून जैसी है, वो कस्टम्स भी आपके लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो मतलब कि लॉ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 कहता है। और यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। यहीं से शंकरी प्रसाद में पूरा इस केस को चैलेंज किया गया था। शंकरी प्रसाद में क्या कहा गया, आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट एक्ट है। ये अमेंडमेंट कहाँ पास हो रहा है, ये अमेंडमेंट पास हो रहा है पार्लियामेंट में। तो ये भी पार्लियामेंट में क्योंकि ये पास हो रहा है तो ये भी तो एक तरीके का एक्ट है। तो ये एक्ट लॉ है। और इसीलिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में हम कोई भी आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। इसीलिए हम इस सीधा अमेंडमेंट को, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट है, इसको हम शंकरी प्रसाद के केस में डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। इतनी बात आई होप आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, वेरी वेरी लैंडमार्क एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर हम पहला पार्ट अपने वीडियो का एंड करते हैं और दूसरे पार्ट में आपको शंकरी प्रसाद के केस में पूरा क्या कोर्ट ने कहा और क्या ये पूरा केस था, केस को किस ग्राउंड पे चैलेंज किया, ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल 368 थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि ये आर्टिकल क्या क्या कहता है और ये कितनी पावर पार्लियामेंट को देता है। ये जब आप समझोगे तो आपको 13 का और 368 का कॉन्ट्रडिक्शन पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर कहीं भी अमेंडमेंट एक्ट नहीं मेंशन है। अब इसको क्यों नहीं मेंशन किया गया, अब ये गलती हो गई या जानबूझ के हुआ, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट भी तो मेंशन कर सकते थे। अब एक्ट मेंशन कर रहे हो तो आगे अमेंडमेंट एक्ट भी मेंशन कर दो। एक नॉर्मल कानून और एक अमेंडमेंट एक्ट में कुछ तो फर्क होता ही है।
तो आप एक एक्ट अगर यहाँ मेंशन कर रहे हो तो एक अमेंडमेंट एक्ट भी एक और क्लॉज बढ़ा के उसमें मेंशन कर देते कि ये भी कानून माना जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट का जो पूरा जो आर्ग्यूमेंट था बेस पे, वो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट इसी चीज़ पर बेस था कि भाई अमेंडमेंट एक्ट को अगर मेंशन करना होता लॉ की डेफिनेशन में तो सीधा लिख देते ना अमेंडमेंट एक्ट, अगर उनकी मंशा होती तो। लेकिन यहाँ पर उसको नहीं लिखा गया है, तो दैट मीन्स कि वो नहीं है लॉ के अंदर में। पर है क्या फिर वो अमेंडमेंट एक्ट? फिर आप पास क्यों करा रहे हो पार्लियामेंट में? ये कोर्ट ने सवाल पूछा था उनसे। तो इसीलिए आर्टिकल 368 को, उनके क्लॉजेस को, उनकी पावर्स को एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको आगे का पूरा जर्नी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो के पहले जो भाग है उसको ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, आई नो, और इसीलिए क्योंकि आपका दिमाग जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा चकरा भी गया होगा, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स और उसके अंदर की इतनी सारी इंटीग्रेसीज हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद, रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट पार्ट आप हमारी वीडियो का देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।